सुप्रभात सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में बीए बीएड द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के रूप में प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी है उसी के सेकंड अध्याय जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं उसका सुदृढ़ीकरण, जिसका समय है 1206 से 1526 तक का। उसी में हम दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों में जो कि चर्चा कर चुके हैं हम पिछली क्लास में कि उसमें 5 वंश थे। उसमें सबसे पहले प्रथम वंश की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमने पढ़ भी लिया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश, क्योंकि इसमें 5 वंश है। कितने वंश इसमें? 5। उन 5 में से हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रथम वाला, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं पिछली क्लास में कि 5 वंश कौन कौन से हैं, उसका चार्ट भी बनाया, उनका टाइम भी बताया है। अब आप उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए पहले वंश को देखेंगे हम, जिसका नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश के शासकों में बात करेंगे हम नंबर 2 वंश की, नंबर 2 शासक की, क्योंकि पहला ऐबक हम पढ़ चुके हैं। ऐबक जिसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 ईस्वी तक का। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं इसमें ऐबक के बाद में, क्योंकि ऐबक नंबर 1 पे है। अब ऐबक के बाद जो दूसरा है वो है उसका दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसी ने इस वंश को अपने योगदान के आधार पर आगे पहुंचाया, मजबूती में योगदान दिया, इसलिए इसका समय भी जो रहेगा वो 1211 से लेकर 1236 तक का माना जाएगा। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ चुके वैसे, लेकिन प्रस्तावना में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये किस प्रकार गद्दी पर बैठा और किस प्रकार शासक बना। तो सुनिए ध्यान से। कहा जाता है कि जब ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में, तब उसके पुत्र के रूप में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि था, लेकिन वह अयोग्य था, जिसका नाम आराम शाह था, जिससे उस समय के अमीर जो थे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उसे गद्दी से हटाकर वे चाहते थे कि बदायूं का जो सूबेदार था, कौन था बदायूं का सूबेदार? जो कि ऐबक ने अपने दामाद इल्तुतमिश को बनाया था। उसी बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को वे दिल्ली पर आक्रमण के लिए न्योता दिया। किनके द्वारा? अमीरों के द्वारा। बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश ने इस स्थिति का लाभ उठाकर आराम शाह को दिल्ली के निकट, यह घटनाक्रम है, दिल्ली के पास एक जगह है जिसका नाम है जूंद, वहाँ पर उसमें जूंद के युद्ध में या उस जगह पर उसे परास्त किया और स्वयं दिल्ली के शासन या सिंहासन पर बैठ गया, और 1211 से लेकर 1236 तक उसने शासन किया। अब इसमें प्रस्तावना में उसका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं हल्का फुल्का कि इल्तुतमिश क्या था। इल्तुतमिश एक इलबरी सरदार आलम खां का पुत्र था। इलबरी एक शाखा हुआ करती थी। इलबरी सरदार था, जो पिता था इसका नाम आलम खां, आलम खां का पुत्र था। कौन था ये? आलम खां का पुत्र। इल्तुतमिश जो था वो आलम खां का पुत्र था। बचपन से ही ये एक अत्यंत सुंदर और होनहार बालक था। कहा जाता है, इसमें भी एक कहानी है कि जब बचपन में ये सुंदर और होनहार था तो उसके जो भाई थे, यानी कि आलम खां के जो अन्य पुत्र थे, वो उससे क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब उसके पिता उसे अन्य भाइयों से अधिक स्नेह करते तो उसे देखकर उसके जो भाई थे वो कुपित होकर, उन्होंने क्या किया? कुपित का मतलब क्रोधित होकर, ईर्ष्या के भाव में आकर इल्तुतमिश को क्या किया? बेच दिया। किसे बेच दिया? घोड़े के एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने जब व्यापार करने के सिलसिले से जब अन्य आगे बढ़ने के रूप में आगे जब गया तो उसने क्या किया? एक काजी को बेच दिया, और काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जलालुद्दीन को बेच दिया, और अंत में
गोरी के कृपापात्र यानी ऐबक ने इस इल्तुतमिश को क्या कर लिया, खरीद लिया। तो कहने का मतलब ये कहाँ से कहाँ आ गया, आलम खां का पुत्र था लेकिन घोड़े के व्यापारी को बेच दिया गया उसके भाइयों के द्वारा, इल्तुतमिश के भाइयों के द्वारा। उसके बाद व्यापारी ने काजी को बेचा और काजी के पुत्रों ने उसे एक जलालुद्दीन नाम के दास को बेच दिया और वहाँ से वह गोरी के कृपापात्र ऐबक, जो कि इससे पहले का शासक है, वैसे इसका ससुर है और वैसे इसके पहले का शासक है, उसने इसे क्या कर लिया, खरीद लिया। क्योंकि इल्तुतमिश को खरीदने वाला कौन था, ऐबक, और ऐबक किसका गुलाम था, गोरी का, और ऐबक का गुलाम कौन हो गया, इल्तुतमिश। इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश है, क्योंकि एक के बाद एक शासक जो भी आएंगे वो गुलाम के रूप में रहेंगे। जैसे गोरी, तो गोरी का गुलाम कौन था, ऐबक, ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो याद रहे आपको, ये कड़ी जुड़ रही है, इसीलिए इस वंश का नाम सोच समझ कर रखा गया है गुलाम वंश, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के गुलाम के रूप में हैं, ठीक है, न कि पुत्र के रूप में हैं। तो कर लिया। यहाँ उसने गोरी के समय से ही अपनी योग्यता को दिखाना शुरू कर दिया। ऐबक उसकी योग्यता से प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि पंजाब के खोखरों के अभियान के दौरान उसने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिखाया, जिससे प्रसन्न होकर गोरी ने ऐबक से कहा कि उसके साथ वह क्या करे, अच्छा व्यवहार करे, और इसीलिए उसे गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दे और उसे व्यवहार पूर्वक ध्यान रखें। इसीलिए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। उसने अपनी योग्यता और पराक्रम से बाद में गोरी की मृत्यु के बाद आराम शाह को हराकर दिल्ली के पास जूंद नामक स्थान पर हराकर स्वयं को दिल्ली का शासक स्वीकार या घोषित कर दिया। तो ये थी इसकी प्रस्तावना या एक पूर्व परिचय कि इल्तुतमिश कौन था। इलबरी सरदार आलम खां का पुत्र था, ठीक है, ये याद रखें आप। अब आती है शासक बनते ही समस्याएं या कठिनाइयाँ। तो नंबर 2 पॉइंट होगा हमारा इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ कि क्या क्या उसके सामने कठिनाइयाँ आई जब वो शासक बना। तो उसके सामने कौन कौन सी, जैसे ऐबक के सामने भी समस्याएं आई थी, वो हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार यहाँ इल्तुतमिश के सामने समस्याएं आएगी तो कौन कौन सी रहेगी। तो देखिए इसके सामने समस्याओं को हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं। पहला है तुर्की अमीरों की समस्या कि उन्हें अपने आप की ओर मिलाना या उन्हें संतुष्ट करना। दूसरा सेना का विश्वास प्राप्त करना, क्योंकि सेना भी उस समय अपने ही व्यक्ति के ज़्यादा समर्थन में थी, जबकि ये इलबरी सरदार था। तीसरा हिंदू सरदारों को या उनकी समस्याओं का समाधान करना। और चौथा उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या का निवारण करना, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी प्रदेश जो थे वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार थे, क्योंकि वहाँ पर खुला रास्ता था और कोई भी विदेशी वहाँ से जल्दी से आसानी से आक्रमण कर सकता था। पांचवी समस्या थी खोखरों की समस्या, क्योंकि पंजाब के आसपास का क्षेत्र था जहाँ पर एक लुटेरी जाति थी जिसका नाम था खोखर। इन खोखरों की समस्या, ये खोखर जाति जो थी ये पंजाब के पास थी और यहाँ पर ये बार बार लूटपाट मचाया करती थी, इससे खतरा था, इसीलिए ये भी एक समस्या थी। दुर्बल राज्य अधिकार, यानी उस समय राज्य भी ज़्यादा विशेष रूप से विकसित नहीं था। तो ये 5-6 समस्याएं थी इल्तुतमिश के सामने। अब उन समस्याओं का समाधान उसने किस प्रकार किया, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा समस्या निवारण, समस्या समाधान, यानी इल्तुतमिश ने किस प्रकार समस्याओं का समाधान किया, समस्याओं को किस प्रकार उसने हल किया। तो देखिए सबसे पहले उसने समस्याओं के समाधान में जो उसके विरोधी तुर्की अमीर थे उनका उसने क्या किया, दमन किया। जो उसके विरोध में तुर्की सरदार थे, इन तुर्की सरदारों को क्या नाम दिया गया था, मैं पहले बता चुका हूँ पिछली क्लास में, अमीर। अमीर का तात्पर्य यहाँ पैसे वाले नहीं है, यहाँ अमीर सरदारों को संज्ञा दी जाती थी। अमीर किसे कहते थे, तुर्की सरदारों को अमीरों की संज्ञा दी गई थी। तो जो उसके विरोधी थे उनका क्या करना, उसने दमन किया। दूसरा उसने एक ऐसा कार्य किया जो अपने आप में प्रशासनिक कार्य माना जाता है। इल्तुतमिश ने जो प्रशासनिक कार्य किया उसमें क्या किया,